चले शुरू करते हैं हम हमारी बात। हमने देखा था इससे पहले सेशन में कि कैसे जो फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं या थियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनसे डिफरेंट है सोशियोलॉजिकल नॉलेज। वैसे ही हमने देखा कि जो कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस होती है उससे भी डिफरेंट है सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए थिंग। कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन जो हमारे आम इंसानों की एक्सप्लेनेशन होती है सोशल फिनोमिना की, जो आपको हर जगह दिख जाता है ट्विटर पे या फिर ऐसे ही अगर आप किसी से बात करें, महफिलों में जो डिस्कशन हो रहा होता है, ये तमाम जो एक्सप्लेनेशंस हैं, these we are calling common sense explanations. They are generally based on what we can call naturalistic or individualistic explanations. एक naturalist explanation किसी behavior की, it rests on the assumption that one can really identify natural reasons for behavior. ये इस assumption पे based है कि कोई इंसान जब किसी फेनोमेना को देख रहा होता है तो वो उस फेनोमेना के रीजंस तक खुद से पहुंच सकता है। इस एजम्पशन पे बेस्ड है ये नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इट ब्रेक्स अवे फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस। एक मिसाल से इसको समझते हैं। गरीबी एक फेनोमेना है जिसको हम सब देखते हैं। पीपल आर पुअर, एटलीस्ट सम ऑफ देम आर पुअर। तो हाउ वुड ए नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन लुक लाइक? ये आपने 1000 बार ये एक्सप्लेनेशन खुद भी दी होगी। ये मिसाल है, एक मिसाल। बहुत सारी ऐसी एक्सप्लेनेशंस दी जा सकती हैं पॉवर्टी की। सो पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड टू वर्क, दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क। कामचोर हैं, दे कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, या ऐसी इनका तो रवैया ही ऐसा ही होता है। दे डू नॉट हैव वर्क एथिक, इनके घरों में मेहनत से कतराते हैं। दे आर अनेबल टू मैनेज द बजट प्रॉपरली। उनको अगर पैसे दे तो वो किसी ऐसी चीज़ में उड़ा देंगे जो वेस्टेज है। दे सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, IQ इनका कम होता है। ये सारी चीज़ें, दिस इज़ अ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। एक आम इंसान का एक्सप्लेनेशन यही है। Now look at this explanation given by a sociologist, Jayaram. He says, contemporary poverty is caused by the structure of inequality in class society. Contemporary poverty, जो हमारे वक्त दौर की जो गरीबी है, it is caused by the structure of inequality in class society and is experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages. कि गरीबी किनको छू रही है ज़्यादा? वो who suffer from chronic irregularity of work, जिनको लंबे समय तक irregular work मिलता है, किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है, and then coupled with low wages. हम ये सवाल भी फर्दर पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसा भी क्यों हो रहा है? Why do they have it? Why are they suffering from chronic irregularity of work and how they are ending up with low wages? ये सवाल भी, this would require further sociological analysis, economic analysis, बाकी सारी analysis. Is it because of religion? Is it because of economic substructure, as the communists would say? Is it, or is this inequality maybe inherent to human existence? Is it even bad? ये सारे सवाल भी फर्दर एक सोशियोलॉजी से एक कदम आगे निकल गए। एक और मिसाल ली जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में एंड एल्सवेयर एज वेल, बट कश्मीर की मिसाल। यहाँ पे फिनोमेना है, माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि मगरिब की नमाज से पहले घर पहुँच जाना। क्रिकेट खेल रहे हैं ईदगाह में बच्चे, तो वहाँ से फिर आ जाते हैं, जो मगरिब की नमाज होती है, मगरिब की अजान होती है, तो एवरीवन वाइंड्स अप एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स होम। तो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? कश्मीरी वुमन क्रॉनिकली कन्फ्लिक्ट जोन में रहे तो उस वजह से एक थ्रेट, डर कि देर रात को
बाहर नहीं रहना है, घर पहुंचना है टाइम पे, तो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। ये हो गई एक नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन। सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन वुड डेल्व प्रॉपरली इस मसले को अंडरस्टैंड करेगा। कल्चर, मे बी कल्चर रूटेड इन ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ द prophetic statement sallallahu alaihi wasallam that call your children home before Maghrib. So could that be a reason? Could it be culture rooted in tradition aggravated by conflict? It can also be that. It can be anything. We don't know yet. But the difference between a naturalistic common sense explanation and a proper sociological explanation. So this should give you a hint कि कैसे एक फेनोमेना को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग ना करें तो we might end up with the wrong analysis of a social phenomena of a society, and if we wish to bring a change we might end up with unintended consequences. Take for example line of descent Hindustan में and in many other societies it is through father to son. Now this is understood as a patrilineal system. Keeping in mind that women tend not to have property rights. अब तो काफ़ी ये हो चुका है property rights. उससे पहले प्रॉपर्टी राइट्स थोड़े से यू कैन अंडरस्टैंड वुमेन का जो मसले क्रॉनिकली चलते आ रहे हैं हिस्टोरिकली. सो कीपिंग दैट इन व्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द आफ्टरमाथ ऑफ करगिल वॉर डिसाइडेड कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल्जर वुड गो टू देयर विडोज को, नॉट देयर फैमिली, विडोज मतलब माँ बाप को नहीं, विडोज को मिलेगी, क्योंकि माँ बाप के पास होगी अपनी दौलत, विडो के पास दौलत होती नहीं है क्योंकि पेरेंट्स से सन्स को दौलत मिलती है, तो उसका ख्याल रखने के लिए ये गुड स्टेप, राइट. बट कंसिडर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया था जो हुआ उसके बाद. इट लेड टू फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ द विडोज विद देयर ब्रदर इन लॉज. मतलब जो जिसकी डेथ हुई उसके भाई के साथ शादी हुई, हस्बैंड्स ब्रदर, देवर के साथ शादी हुई. इन सम केसेस दिस ब्रदर इन लॉ वाज अ चाइल्ड, he was a young child. और सिस्टर इन लॉ, जो उस ब्रदर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ थी, शी वॉज अ यंग वुमन जिसके हस्बैंड की डेथ हुई. और ऐसा क्यों किया फैमिलीज ने? सो एज टू एंश्योर कॉम्पनसेशन रिमेन्ड विद इन द डिसीज्ड मैन्स पेट्रिलिनियर फैमिली. So sometimes these unintended consequences can happen and society doesn't give you too many chances. Society ज़्यादा chances नहीं देगी, society disintegrate हो जाएगी अगर हम ऐसे ही खेलते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, चलो देखते हैं क्या होता है. ये लैब नहीं है, ये असली ज़िंदगी है. तो इसीलिए ये वाली एनालिसिस ज़्यादा थॉरो होनी चाहिए. सोशियोलॉजी के पास वो सारे कंसेप्ट्स हैं, मेथड्स हैं, डेटा है जो ये काम कर सकते हैं. एंड दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई मेयर कॉमन सेंस, जो आप ट्वीट करते टाइम इस्तेमाल करते हैं. जब आपको जजमेंट ईजीली पास करनी होती है, the tools that you use cannot replace the proper sociological methods and data. Cannot happen. Common sense is unreflective. क्यों? क्योंकि ये खुद के origins को question नहीं करता कि मेरा जो common sense है इसका origin क्या है. ये खुद से नहीं पूछता कि why do I hold this view. मैं ये क्यों कहता हूँ कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो कामचोर है. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसमें नहीं जाता common sense. Sociologist जो है, he would also check his own beliefs. He has to. No matter how cherished his beliefs are, he has to see, is this really the case which he thinks the case is? Sociology के जो procedures हैं, they can be understood only if we go back in time and understand the context of social situation within which the sociological perspective emerged. Why? Because sociology itself now is greatly influenced by the developments of modern science and influenced by the historical experience in the West. तो इसीलिए एक तरीके की मेटा सोशियोलॉजी भी हमको पता होनी चाहिए
कि ये जो फ़लसफ़ा है सोशियोलॉजी का, जब हम सोशियोलॉजी करते हैं हम कर क्या रहे हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है समझना। अगर इसको ना समझे तो और मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो वी सेड इन द प्रीवियस सेशन एज वेल, और अभी भी मैंने कुछ देर पहले इसको दोहराया कि साइंटिफिक थियरीज और साइंटिफिक एक्सपीरियंस जो वेस्ट का था, दैट्स व्हाट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन पर्टिकुलर थियरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन और जो फाइंडिंग्स प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ की अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स को मिली थी, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, तो अर्ली ट्रैवलर्स जो थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, सोशियोलॉजिस्ट्स थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो थे, तो वो सोसाइटीज़ को देख रहे थे जो बिल्कुल नई प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उनके लिए। दे वर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ फॉर देम। सो दे वुड कैटेगराइज सोसाइटीज़ इनटू टाइप्स एंड दे वुड डिस्टिंग्विश स्टेजेस इन सोशल डेवलपमेंट। ये जो फीचर्स थे, ये फिर चलते चलते 19वीं सदी में ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इन तमाम के वर्क्स में भी दिखना हमको शुरू हो जाते हैं। इन्होंने सोसाइटी को क्लासिफाई करने की कोशिश की डिफरेंट टाइप्स में, जैसे प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ को हंटर गैदरर सोसाइटी, पैस्टोरल एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऐसे बांटना शुरू किया, और मॉडर्न सोसाइटीज़ को जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ऐसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये जो एवोल्यूशनरी विजन है फ्रॉम प्रिमिटिव, प्री मॉडर्न, हंटर गैदरर सोसाइटीज टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इनहेरेंट वेस्टर्न एजम्पशन कि जो रास्ता हमने अडॉप्ट किया यही रास्ता हकीकी रास्ता है, कि कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होगी यहीं पे पहुंचेगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे ही पहुंचेगी। So this evolutionary vision assumed that West was necessarily the most advanced and civilized society, and every society has to reach this stage. And therefore, how would they view the non-Western societies? Barbaric, right? Less developed, ऐसे देखेंगे उनको। अब ये phenomenon फिर उनकी writings में भी आ गया। The school of Orientalism developed. They would look at the Orient as something, उसको बड़ा वो डाउन प्ले करते, and this is where he comes in, Edward Said, his Orientalism comes in here. Darwin's ideas about organic evolution, they were a dominant influence on early sociological thought. जब डार्विन का Origin of Species आया, इसने भी बड़े रिपल इफेक्ट्स हैं इस थॉट के। ये कोई छोटा मोटा थॉट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है डार्विन का। सोसाइटी को कंपेयर किया जाने लगा विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सोशियोलॉजिस्ट्स ने एफर्ट्स लगाए टू ट्रेस इट्स ग्रोथ थ्रू स्टेजेस कंपेरेबल टू दैट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ। सोसाइटी को ऐसे देखना एज ए सिस्टम ऑफ पार्ट्स, फिर उसके पार्ट्स को एनालाइज करना कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को। उस स्टडी को भी इन्फ्लुएंस करता है ये तरीका कि पहले हम एज एन इंटीग्रेटेड होल देखते थे सोसाइटी को, अब हम उसके पार्ट्स को भी सेपरेटली एनालाइज कर रहे हैं, ईच पार्ट प्लेइंग ए गिवन फंक्शन। तो जब इसको ऐसे देखें पार्ट्स को सेपरेटली, इसने भी इन्फ्लुएंस किया स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे फैमिली, स्कूल, ये तमाम चीज़ों को। ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ that went into the making of sociology earlier, they have a direct bearing on how sociology studies empirical reality. इस वजह से हमको ये जानना ज़रूरी है। यूरोप का जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट 17th 18th सेंचुरी का, जिसको हम एनलाइटनमेंट एरा कहते हैं, उस वक्त में दो इम्पॉर्टेंट थॉट्स प्रिवेलेंट थे। दे स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रॉन्ग, दे स्टार्ट वो अपनी प्रेजेंस उन्होंने पूरे यूरोप में अपनी दिखाई एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स ने। टू ऑफ द थॉट्स दैट वर वेरी प्रिवेलेंट एट दैट टाइम एंड कंटिन्यू टू बी सो, एंड यू कैन ऑल्सो गेस थ्रू दिस कि मॉडर्न यूरोप इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एनलाइटनमेंट। दे वर रीजन पे फोकस एंड इंडिविजुअलिज्म, एंड दिस वुड इनवेरिएबली एंड अप विद ह्यूमनिज्म वाला फलसफा। There was also great advancement of scientific knowledge. अब साइंटिफिक नॉलेज की वजह से
बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चीज़ें हो रही थी, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये सब तमाम चीज़ें हुई, मेडिसिन डेवलप होने लगी, कम्युनिकेशन डेवलप होने लगा, ये सारी चीज़ें जब डेवलप होने लगी, सो ए ग्रोइंग कन्विक्शन केम दैट द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज दे वर्क, ये अच्छा काम करते हैं, इनमें तो रिजल्ट आ रहे हैं ये करो, ये बढ़िया है। फिर फ्रांसिस बेकन तो कह के गए ही थे कि इस पे ही हमको ध्यान देना है अब आगे। तो यूरोप स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट, एंड व्हाई नॉट एक्सटेंड इट टू ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन अफेयर्स को स्टडी करने के लिए क्यों ना यही यूज करे, ये नेचुरल साइंसेज वाला मेथड। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी को इससे पहले नेचुरल फेनोमेना की तरह देखा गया कि ये जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस होगी, गरीबी भी होगी। नाउ इट बिगैन टू बी सीन एज ए सोशल प्रॉब्लम जो अराइज होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। अब अगर ऐसा है देन इट कैन बी रिमूव्ड एज वेल, इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो पॉवर्टी को स्टडी किया जा सकता है, इसको रिड्रेस किया जा सकता है, ये बन गया सोशल जस्टिस। अब देखिए कार्ल मार्क्स इसी सिलसिले में आते हैं। So one way of studying this was through this social survey that was based on the belief कि ह्यूमन फेनोमेना को भी स्टडी किया जा सकता है साइंटिफिकली। अब इस ह्यूमन सर्वे को करने का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स आप क्लासीफाई और क्वांटिफाई और मेजर कर सकते हैं सोशल फेनोमेना को भी। तो यहाँ से आते हैं वो नंबर्स, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, ये तमाम चीज़ें, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये तमाम चीज़ें क्या दिखाती है? सोशल फेनोमेना को भी क्वांटिफाई किया जा सकता है। ये जो अर्ली मॉडर्न एरा के स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, ये कन्विंस थे कि प्रोग्रेस इन नॉलेज वुड लीड टू solution of all problems, and this is one of the things at the core of Marxism as well. कार्ल मार्क्स का भी यही मानना था। कार्ल मार्क्स का मानना था कि हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी को अपनाकर प्रोडक्शन को इतना हाई कर सकते हैं कि वी कैन अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल मासेस। हम ये कर सकते हैं, पूरे मासेस को हम सप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एंडेवर्स। ये उस वक्त की सोच थी। ऑगस्ट कॉम्ट जैसे स्कॉलर्स they considered कि sociology would become the harbinger of welfare of humanity। यही करेगा, अब ये कर ती कर सोशोलॉजी कर लो ये लग रहा था ऑगस्ट कॉम्ट को। तो how far have we progressed? That's a topic for other day, but definitely some progress has been made. What we are trying to understand today is कि social phenomena की complete holistic understanding कैसे हो सकती है। अभी तक हमने क्या देखा कि common sense explanations enough नहीं है, इससे नहीं होगा काम हमारा। Society को समझने के लिए I think this point has been brought home by the previous session and these 15-20 minutes that society is a very wide phenomena, an extremely wide phenomena, और इसकी स्टडी भी extremely wide है। जो इसकी स्टडी होगी वो एनालिसिस करेगी इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, उसका भी देखेगा, जैसे शॉपकीपर और कस्टमर की इंटरेक्शन, टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन, दो फ्रेंड्स की इंटरेक्शन, फैमिली मेम्बर्स की इंटरेक्शन, इस पर भी ध्यान देना है इसको, अगर सोसाइटी को हमको अच्छे से समझना है। इसको नेशनल इश्यूज को भी देखना है, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट कन्फ्लिक्ट, फॉरेस्ट राइट्स, ट्राइबल राइट्स, नेबरहुड जो कंट्रीज है उनके साथ हॉस्टाइल या फ्रेंडली रिलेशंस, रिलीजियस कम्युनल कन्फ्लिक्ट, रीजनल, ये सारी चीज़ें कि रूरल अर्बन डिवाइड, इन चीज़ों को भी देखना है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी सोशल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए ये तमाम चीज़ें देखनी है। ग्लोबल सोशल प्रेशर्स को भी देखना है, जैसे ग्लोबल प्रेशर ऑन लिबरलाइजिंग मार्केट्स, लेबर रेगुलेशन को ईज करना, लिबरलाइज करना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनका इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हमारे यहाँ कैसे है ना, बर्बाद कर दिया हमारी यंगर जनरेशन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, तो वो भी तो देखना है, उसको भी कंसिडर करना है फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का
व्हाट वुड इट्स इम्पैक्ट बी ऑन एजुकेशनल सिस्टम, हमारे वैल्यू सिस्टम पे व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ से वेस्टर्न मूवीज। ये तमाम चीज़ें देखनी है। एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए इतने सारे काम करने पड़ेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना इज ए एक्सट्रीमली वाइड प्रोसेस। तो हमको कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोशियोलॉजी है रिलीजन है, आर्ट्स है, कल्चर है, तमाम चीज़ें। हमको कोई ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा ना जिसमें तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हो, राइट? अगर हम ये रास्ता नहीं निकाल पाए तो क्या हम सोशल फिनोमेना को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। टर्न्स आउट सोशल साइंसेज में ये जो मैंने ग्रुपिंग्स अभी बताई, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये तमाम, इनको सही में अंडरस्टैंड करने के लिए होलिस्टिकली ही देखना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बिकॉज देयर इज नो क्लियर कट डिविजन बिटवीन देम, दे ऑल शेयर सर्टन कॉमन इंटरेस्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि जो डिसिप्लिन्स की डिस्टिंक्शंस है सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, साइंसेज में भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये कुछ हद तक तो आर्बिट्री हैं। दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, इनकी एजेस, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे एज वेल। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि इल्म होना चाहिए बाकी फील्ड्स का भी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे सोशल एनालिसिस। दैट मीन्स टू डू राइट सोशियोलॉजी एज वेल, you would have to know economics, you would have to know polity, you would have to know culture, you would have to know religion। ये तमाम चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अगर हम सोशल साइंसेस को ऐसे कंपार्टमेंट्स में बांटेंगे, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में, अगर हम ये काम करेंगे ऐसे, what would we have done? We would have exaggerated their differences, we would have glossed over their similarities, gross injustice। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिक्स, दे स्टडी जेंडर रोल्स और उनकी इम्प्लीकेशन पॉलिटिक्स में या इकोनॉमी में, और अगर वो विदाउट सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, या विदाउट साइकोलॉजी का इल्म अगर वो यही काम करेंगे, तो क्या उनकी एनालिसिस सही होगी? नहीं होगी। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, टेक फॉर एग्जाम्पल recruitments may issue. Lot many employers do not recruit women because of the legally binding maternity benefits they have to provide. So why would they even recruit? Unintended consequence. ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए भी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स की मिसाल लें ज़रा। Economics is the study of production and distribution of goods and services, like we have been talking elsewhere as well, जो हमारा economics का सीरीज चल रहा है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच था वो इसी फंडामेंटल मसले के साथ डील करता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे करें। इसीलिए जो सबसे बेसिक प्योर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी इंटर रिलेशन को ही ढूंढने की कोशिश करता था क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जैसे रिलेशन ऑफ प्राइस विद डिमांड एंड सप्लाई, मनी का फ्लो का इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन, आउटपुट और इनपुट रेशियोज, ये तमाम चीज़ें। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स वाज लिमिटेड टू ए नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो क्या था? यही कि कैसे हम स्केर्स रिसोर्सेज को सोसाइटी में बांटेंगे। Now, economists who are influenced by a political economy, their approach seeks to understand economic activity in a broader framework of what? Of ownership and relationship to the means of production। वह ऐसे भी देखेंगे। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट्स क्या करेंगे? जो कम्युनिस्ट थॉट को सब्सक्राइब करेंगे, दे वुड से कि ये इधर उधर की ना बात कर, सब स्ट्रक्चर की बात कर, कि प्रोडक्शन ऑफ ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे किसका कब्जा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वो तमाम चीज़ें फिर बाद में बताएगा किसके पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एवरीथिंग मॉरल्स तक सोसाइटी के गवर्न करेगा कि किसके पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. So the objective of the dominant trend in economic analysis was to formulate precise laws of economic behavior. But was that a complete and correct understanding of the social phenomena? Now take for example the sociological approach to economics. वो क्या देखता है? वो देखता है इकोनॉमिक बिहेवियर को उसके ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी की प्रैक्टिसेस क्या हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट्स क्या हैं, मकसद क्या हैं सोसाइटी के. और ये जो जैसे कंपनीज स्टडी कंपनीज हाउ कंपनीज वर्क, दीज टॉप कंपनीज वर्क, एंड यू वुड नो अ लॉट ऑफ सोशोलॉजी बिकॉज दे आर देयर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. दे वुड डू एवरीथिंग अंडर द स्काई टू डू दैट. इस चीज़ को हासिल करने के लिए वो दे वुड डू एवरीथिंग. The large investment in advertisement industry. Why are they doing it? Advertisement industry में क्यों invest करना है? Because they need to reshape lifestyle and consumption patterns so as to benefit the most. उनको दिखाना है ना feel good. शाहरुख खान यूज करता है इस चीज को. They have to make you feel good about the product you are having. So entire industry goes into it. And now see here, when the advertisement is being made, it cannot be brute advertisement, that's it. It needs knowledge of psychology. What would people like? You want to make an ad which is appealing to people. आपको अपना मकसद भी तो पूरा करना है या ऐसे ही दिखाना है ad कुछ भी. वो तो करना भी चाहिए ना वो वाला काम. So turns out psychologist has to be roped in. मास साइकोलॉजी देखनी है कि क्या चीज़ अपील करती है, क्या चीज़ नहीं अपील करती. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी फिनोमेना का कितना हमको फील्ड डिफरेंट. यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगी, सोशियोलॉजी, तीनों इन्वॉल्व हुई. इकोनॉमिक्स खुद में हाईली फोकस्ड, कोहेरेंट डिसिप्लिन, प्रिसाइज चीज़ें जिनके साथ डील करता है. लेकिन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रेसिजन इन टर्मिनोलॉजी और एग्जैक्टनेस मेजरमेंट्स की, ये आपको शायद अपील करे, बड़ी खूबसूरत लगे, बट दिस इज नॉट हाउ यू वुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट फिनोमेना. व्हाई? बिकॉज दिस क्लियर ये टर्मिनोलॉजी, एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट्स, all such economics suffers when we see their predictions failing. So their predictive abilities, they suffer. Why? जो उन्होंने predict किया होता ये होगा, वैसा क्यों नहीं होता? Why do they fail sometimes? Many times. Because they neglect individual behavior, cultural norms, institutional resistance, जो सोशोलॉजिस्ट स्टडी करेगा. अब अगर सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स का इल्म नहीं रखता, पॉलिटी का इल्म नहीं रखता, रिलीजन का इल्म नहीं रखता, सोशल साइकोलॉजी का इल्म नहीं रखता, एंथ्रोपोलॉजी का इल्म नहीं रखता, वो भी यही गलती कर बैठेगा, वो भी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पाएगा. पेरी बोर्डियू, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, ये लिखते हैं, ए ट्रू इकोनॉमिक साइंस would look at all the costs of the economy, not only at the costs that corporations are concerned with, but also at crimes, suicides and so on. ये होती है proper study society की. We need to put forward an economics of happiness, जो तमाम profits को भी देखे, individual और collective, material and symbolic, associated with any activity. And also the material and symbolic cost is associated with inactivity or precarious employment. For example, consumption of medicines. अब ये मिसाल भी देते हैं. France holds the world record for the use of tranquilizers. तो फ्रांस की सोसाइटी को ले हम एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड. ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं बोर्डियू, हमको देखनी पड़ेंगी. एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की फैसिलिटेट करेगी डिस्कशन, नॉट जस्ट
थ्रू टेक्निकल मीन्स। सिर्फ इतना नहीं, और जो हमने गोल डिसाइड किया उस तक पहुंचने की टेक्निकल मीन्स सिर्फ इस पे लिमिटेड नहीं है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। ये भी देखना है जो गोल सेट हुआ है उसकी डिजायरेबिलिटी खुद में क्या है। कहने का मतलब वी हैव टू अचीव XYZ। अब XYZ को अचीव करने के लिए मेथड क्या है? ABC। हम यूजुअली इसी डिस्कशन में पड़ जाते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस, हर ट्वीट, हर सोशल मीडिया पोस्ट यही बात कर रहा होता है। बट व्हाट अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ गोल? जो गोल आपने सेट कर दिया है, जैसे सड़क बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, क्यों बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। कोई अगर ये आर्ग्यू करे कि नहीं चाहिए सड़क, नहीं चाहिए पुल, किस बलबूते पे कह रहे हो सड़क और पुल? आप कह रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। वाई एजुकेशन फॉर ऑल? सबको इलिटरेट रखो, बेहतर वही है। तो अपॉन व्हाट बेसिस? सो वी वुड हैव टू सी द सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ गोल इटसेल्फ, सोशियोलॉजी में। बट लेट्स मूव वन स्टेप अहेड ऑफ सोशियोलॉजी अगेन। Why stop at social desirability only? Why not move one step ahead of that as well? What social is good social? एक स्टेप मेटा सोशियोलॉजी में भी जाए ना, उससे भी एक कदम आगे। मेटा गोल्स कौन डील करता है इसके साथ? फिलोसॉफी डील करती है। जैसे आपने बोला डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमको बनानी है, अब हम इसकी मेथडोलॉजी निकालेंगे थ्रू इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, लॉ, सोशियोलॉजी, तमाम इल्म यूज करके। लेकिन इज दैट एन आइडियल गोल? इज द गोल डिजायरेबल दैट वी वांट टू हैव अ डेमोक्रेसी? ये भी तो करना है। तो फिलॉसफी कम्स इन, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोसाइटी के लिए यू सी हाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, हिस्ट्री। Historians study past. Of course they do, right? They study past. अब सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने वाले लोग, हम ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, राइट? या फिर रिसेंट पास्ट में 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पुराना नहीं। यूजुअली 30-40 साल, एक जनरेशन वाले मसाइल को ही देखते हैं। Historians usually what would they do? They would delineate actual events. पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे वो करेंगे। And they would establish how things happened. फिर यहाँ पे जंग हुई, ऐसे इस बादशाह ने जीता, फिर उसने फतह किया, फिर उसने किले बनाए, फिर उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, फिर उसका बेटा किंग बना, ऐसे they would have a flow and how it happened. Now this understanding of history assumes people do things without any reason. कि जंग लड़ी, क्यों लड़ी, ये क्यों के साथ ही डील कर रहा। बट दैट्स व्हाट ए हिस्टोरियन डज एक्चुअली। जब हिस्टोरियन सिंपली आपको फैक्ट्स ही नहीं बताता। हिस्टोरियन का काम है ही हैज टू सप्लाई द रीजन एज वेल। अब रीजन लाओगे कहां से भैया? आपके सामने फैक्ट्स हैं। किंग एक्स इन्वेडेड किंग वाई, but why did he do it? Historian has to find a pattern. If he doesn't do that, he is assuming that people do things randomly. People do things without any purpose. But that's not true. Our experience tells us that's not true. So there must be a reason. अब रीजन लाएगा कहां से ये बंदा? हिस्टोरियन लाएगा कहां से रीजन? वो तो है ही नहीं उसमें। So a holistic understanding कैसे होगी? By establishing causal relations. क्यों किया ये अटैक? What were the reasons? Religion? Economy? Simple security? Water security? Wanted to extend their frontiers? Did not want 2 other kingdoms to come near? ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये causal relation आएगा कहां से? जब तक आपका तमाम इल्म पे होल्ड ना हो, नहीं हो सकता उसके अलावा। तो इस वजह से जो हमारे सामने हिस्ट्री आज तक आई है, इट हैज बीन अबाउट हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड देयर वॉर्स। ये रही है हिस्ट्री विच मिसेस द लेस ग्लैमरस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे चेंज इन लैंड रिलेशंस। इसको नहीं देखेंगे।
बादशाह को देखेंगे, जेंडर रिलेशंस का चेंज, कैसे जेंडर रिलेशंस हो रही थे सोसाइटी में चेंज इसके साथ। अब इन चीज़ों के बड़े रिपरकशंस है किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम सिर्फ बादशाहों को देखेंगे वो कैसे चेंज हुआ, इज दैट ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी व्हेन वी इग्नोर लैंड यूज पैटर्न, कल्चरल डेवलपमेंट, जेंडर रिलेशंस इन ए फैमिली, प्रॉपर्टी राइट्स, ये तमाम चीज़ों को अगर इज दैट ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी? कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेटिक फिनोमेना इन अरेबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They would write histories. The Arabs would write histories. They would write Maghazi literature. What would they do? They would write Maghazi literature. Maghazi literature is actually literature summing up the battles of the Prophet. तो वो लिखते ही थे सिर्फ battles. Turns out जो उससे हम सीरा लिटरेचर डिराइव करेंगे, बायोग्राफी लिटरेचर डिराइव करेंगे, उसमें क्या होगा ज़्यादा? उसमें ज़्यादा वॉर्स होंगे. उसमें ज़्यादा वॉर्स का डिस्क्रिप्शन होगा. उसमें बद्र होगा, बद्र के बाद उहद होगा, उहद के बाद खंदक होगा. ऐसे करते करते ये होंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. इस वजह से देयर वुड बी मोर डेटा फ्रॉम द मदीनन पार्ट ऑफ द प्रॉफिटहुड, लेस डेटा फ्रॉम द मैकन in the biographies. Now you understand why the biography is the way it is. The non-military aspect, which is the major aspect of prophetic life, is lost in biographies. Where do we get that? We get that in the Hadith literature. Interestingly, we get that in the Hadith literature. We cannot find that in Seerah literature. Why? Because of this phenomena. What would they write? They would write Maghazi. They would write fightings, wars, Ghazwas. They would not write all of these things. So how a historian, हिस्ट्री को भी समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना. साइकोलॉजी को हम कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर. अब साइकोलॉजी के साइंस होने पे भी खुद भी कुछ मसाइल हैं, बट बाय एंड लार्ज साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट. लेकिन साइकोलॉजी का क्या करता है, ये इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, एक इंडिविजुअल पे, फर्द पे. ये उसकी इंटेलिजेंस, उसकी लर्निंग, उसके मोटिवेशन, उसकी मेमोरी, उसके नर्वस सिस्टम, उसके रिएक्शन टाइम, उसके होप्स, उसके फेयर्स, उसके डिसऑर्डर्स, उसका हेल्थ, ये उसके साथ डील करता है. लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मुकम्मल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमेना अराउंड हिम? हाँ, हो सकता है क्या ऐसा? अगर हम ऐसे देखें तब हम एक और पिटफॉल में गिरेंगे कि सुसाइड इज एन इंटरनल फिनोमेना ओनली, नथिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस इट. राइट? अगर हम इसको ऐसे देखें, सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट को. तो इसीलिए सोशल साइकोलॉजी कम्स इन. दिस सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. इसका प्राइमरी इंटरेस्ट इंडिविजुअल ही है, लेकिन हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स इन ए सोशल ग्रुप, ये उस चीज को देखती है. और ये हमारे एरा में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैके की मैडनेस ऑफ क्राउड्स या मॉब साइकोलॉजी पे किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न एरा में. जैसे लिंचिंग्स का फिनोमेना है, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सुसाइड बॉम्बिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मास किलिंग्स, जिनोसाइड को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए मॉब. कि हाउ डज ए पर्सन वर्क इन द मॉब. अब इस पे किताबें लिखी गई है मॉब साइकोलॉजी पे. तो अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्स होंगी सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए. ये इजी नहीं है किसी भी सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना. सोशियोलॉजी इस काम को करती है. इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए सोसाइटी. कैसे एक पर्सनैलिटी शेप होती है सोसाइटी में, ये इसको देखती है. कैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे फैमिली, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें इफेक्ट करती है इंडिविजुअल को. ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद ही एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. और ये इल्म मोस्ट ऑफ अस लैक एंड मोस्ट ऑफ अस ट्वीट. इंडिविजुअल का सुसाइड, is it a psychological illness or does it have a social angle too?
Is it driven from within or driven from outside? If driven from outside, how is it different from murder then? अब उसका 3 Idiots का एग्जाम्पल दो. 3 Idiots के एग्जाम्पल में वायरस का बेटा सुसाइड करता है. नहीं, वो जो गिव मी सम सनशाइन वाला जिसने वो हेलीकॉप्टर बनाया होता है कुछ, वो सुसाइड करता है. तो फिर रेंचो टेल्स हिम कि सर एवरीवन थिंक्स इट्स अ सुसाइड बट इट्स अ मर्डर, राइट? अभी हिंदुस्तान में कुछ साल पहले कानून बना, उसमें उस कानून में क्या हुआ, चेंज किया गया. सुसाइड अदरवाइज क्राइम था हिंदुस्तान में. नाउ इट वुड बी ट्रीटेड एज मेंटल हेल्थ इलनेस, बट इज इट ए मेंटल हेल्थ? ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए कैसे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला? दे मस्ट हैव बीन सम स्टडी बिहाइंड इट, राइट? तो ऐसे ही जब रेंचो टेल्स वायरस की इट्स ए मर्डर, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. बाहर से भी इन्फ्लुएंस होता है क्या? इज दिस सिस्टम इटसेल्फ मर्डरस? कैसे पता चलेगा? मे बी द सिस्टम इज मर्डरस. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड जनरल एजुकेशन. ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं कर पाएगा जस्टिस इसके साथ. स्टूडेंट्स एंड सोशल सोसाइटी के मेंबर्स एंड इंडिविजुअल्स, they need to be well aware of entire social phenomena. They need to be stalwarts in all social sciences. इसके बिना नहीं हो पाएगा. हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं किस बात पे कि हमारा ये डिस्कशन, इससे इट्स एविडेंट कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और जनरल एजुकेशन में सॉलिड फाउंडेशन ये क्रूशल है किसी भी सोशल फेनोमेना को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए. हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे इंटरकनेक्शंस इतने ज़्यादा है कि हद हो गई है, और कोई भी एस्पेक्ट सोसाइटी का ऐसा नहीं है जो अब आइसोलेटेड है फ्रॉम दिस इंटीग्रेट वेब ऑफ रिलेशंस जो हमारी लाइव्स को शेप कर रहा है. ये हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जनरल एजुकेशन का पर्सपेक्टिव, बाय अडॉप्टिंग इट हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सोशल फेनोमेना को पूरी तरह ग्रास्प नहीं किया जा सकता अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे ध्यान दें. इंस्टेड वी मस्ट एक्सप्लोर द इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन ऑल द वेरियस एलिमेंट्स. उनकी इंटरडिपेंडेंस उसको देखना पड़ेगा. रिपल इफेक्ट्स, अगर मजहब का ये चीज़ को चेंज करे उसके रिपल इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे. अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करें तो इसके रिपल इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे. ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये अलाउ करती है हमको हिडन पैटर्न्स और डायनामिक्स को ढूंढना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ढूंढना जो अदरवाइज हमारे ट्वीट्स, हमारे ट्विटर डिस्कशंस में दे रिमेन ऑब्स्क्योर्ड, वो नहीं दिखते हैं हमको. मोरओवर ये जनरल एजुकेशन है, इट सर्व्स एज द बेड रॉक जिस पे हमारी तमाम अंडरस्टैंडिंग दुनिया की बिल्ड की जा सकती है. ये हमको इक्विप करती है विद ऑल दोज स्किल्स एंड नॉलेज जो हमें किसी भी सोशल फेनोमेना को एनालाइज करने में मदद करेगी. एक वेल राउंडेड एजुकेशन विच एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू फाइंड दीज कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन्स, यही हमको एम्पावर कर सकता है सोसाइटी के मल्टी डायमेंशनल नेचर को अप्रिशिएट करने में और अंडरस्टैंड करने में. आजकल के रैपिडली चेंजिंग दुनिया में जहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, और वो चैलेंजेस जो मल्टीफेसेटेड हैं और इंटरट्वाइंड है, जिनका एक श्योर शॉट सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी हो जाती है. जनरल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं. ये जनरल एजुकेशन गिव्स अस द नेसेसरी टूल्स टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी and to recognize underlying causes and effects and make informed decisions. ये फाउंडेशन के साथ ही हम सोशल फेनोमेना को अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ डील कर सकते हैं. अगर ये नहीं होगा तो we would not be able to create a better society at all. And this is why season 4 of Sulkak's podcast would deal with general education. On that note, we'll end this session. Thank you so much for being here.